मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक पे। हमारी जो कल की लॉ सीरीज थी उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। हमारा नया टॉपिक, नया केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में पहली बार प्रीवी काउंसिल द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि माइनर के साथ की गई संविदा प्रारंभ से ही शून्य होगी। माइनर्स के साथ यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वाइड होगा, न कि वोडेबल होगा। इस केस के पहले तक बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते थे, लेकिन इसके बाद पूरी स्थिति क्लियर हो गई कि इस केस के बाद अब हम कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ रहे हैं 8 प्रेजेंट 1872 का, उसमें यदि अवयस्क के साथ की गई संविदा है तो वो शून्य होगी। जैसे समरी हमने कल भी बनाई थी, वैसी समरी हमारी आज भी एकदम रेडी है। इंट्रोडक्शन ऑफ केस, फैक्ट ऑफ द केस, न्यायालय के निर्णय। कल 2 कोर्ट हमारे सामने आई थी। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैक्सिमम 3 कोर्ट हो सकती है। इसमें तीनों कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है और प्रीवी काउंसिल भी है। प्रीवी काउंसिल बिफोर फ्रीडम, जब आज जो सुप्रीम कोर्ट का हमारे यहाँ पावर है वही उस समय प्रीवी काउंसिल का होता था। फिर वापस प्रीवी काउंसिल समक्ष विचारणीय प्रश्न कि वो किस पर उन्होंने विचार किया और विधि का प्रतिपादित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन। अब हम बात करते हैं इस केस का इंट्रोडक्शन कि ये केस है क्या। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 11 धारा 11 जो यह कहती है कि अवयस्क के साथ की गई संविदा प्रारंभ से ही शून्य होगी, किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा। तो एक तो धारा 11 इसमें कवर होगी। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 64-65 जो कि शून्य करनी संविदा से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत कोई पक्षकार लाभ प्राप्त कर लेता है तो वो पीड़ित पक्षकार को उसे देना होगा। साथ ही इंडियन एविडेंस लॉ, साक्ष्य विधि भी इसमें आएगा, जिसकी सेक्शन 115 धारा 115 जो कि विबंधन का सिद्धांत बताती है, स्टॉपेल, वो ये कहता है विबंधन का सिद्धांत कि एक व्यक्ति ने जब कोई कथन अपना पारित कर दिया है तो वो अपने कथन से पीछे नहीं हट सकता। फिर एक सेक्शन इसमें 38 और 41 भी आई है, वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, विशिष्ट संतोष अधिनियम की। तो इतना अपने को बेसिकली पूरा सेक्शन इसमें समझना है, लेकिन मेन सेक्शन है सेक्शन 11 धारा 11। अब हम बात करते हैं वाद के तथ्य की कि इसकी कहानी क्या थी, फैक्ट ऑफ द केस क्या था। तो जो वादी है धर्मदास घोष, इसकी हावड़ा में एक जायदाद थी। हावड़ा जो कि कलकत्ता का एक पार्ट है, वहां पर उसने अपनी जायदाद पर 20,000 रुपए कर्ज प्राप्त करने हेतु एक धर्मदास घोष, एक वो है धर्मदास घोष अवयस्क था। इसने साहूकार ब्रह्मदत्त के पक्ष में 20,000 रुपए कर्ज प्राप्त करने हेतु अपनी जायदाद गिरवी रख दी थी, अपनी मॉर्गेज कर दी थी, बंधक कर दी थी। उस समय जब ये डीलिंग पूरी हो रही थी, उस समय जो ब्रह्मदत्त था वो शहर से बाहर था, तो उसकी जो पूरी डीलिंग की गई वो केदारनाथ के द्वारा की गई। केदारनाथ जो कि उसका लीगल विधिक अभिकर्ता था, लीगल एजेंसी थी उसके पास, विधिक अभिकर्ता था। अब ट्विस्ट ये आता है कि जो इसकी माँ है धर्मदास घोष की, उसका नाम है जगेंद्र नंदिनी। जगेंद्र नंदिनी ने इन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरा बेटा अवयस्क है, कोई भी उससे रुपया संबंधी व्यवहार नहीं करे, यदि फिर भी कोई ऐसा करता है तो वो स्वयं अपनी जोखिम पर करेगा। लेकिन सवाल यह था कि 20,000 रुपए के पीछे इतनी बड़ी जायदाद हमारे पास आने वाली थी, इसलिए धर्मदास घोष ने उस बात को कोई महत्व नहीं दिया और उसने क्या किया, उसकी माँ की बात को अनसुना करते हुए इसके परिवार के जो ज्योतिषी थे उनसे उसकी वयस्कता का प्रमाण पत्र ले लिया, उससे एक कागज पे लिखवा लिया कि तुम ये लिख दो कि मैं वयस्क हो चुका हूं, और उसने उसको रुपए दे दिए। कुछ समय बाद धर्मदास घोष अपनी माँ को गार्जियन बनाकर इनके खिलाफ कोर्ट में चले गया कि मैं तो अवयस्क हूं, मेरी किसी भी तरह से लाइबिलिटी नहीं है, मैं इनको रुपए नहीं दूंगा। ये बात आप यहाँ पे क्लियर समझ लें कि अवयस्क कभी भी केस लगा नहीं सकता किसी के भी ऊपर। यदि आपकी 18 वर्ष से कम एज है तो आप दावा नहीं लगा सकते। इसलिए इसने अपनी माँ को गार्जियन बनाया, संरक्षिका बनाया और उसके थ्रू इन पर दावा लगाया कि मैं एक माइनर हूं और मेरी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। मतलब कितनी बढ़िया बात, आपने एक तरफ रुपए भी ले लिए, दूसरी तरफ उन पर केस भी लगा दिया कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। अब जब ट्रायल कोर्ट में केस जाता है तो ट्रायल कोर्ट में जैसा हमने कल भी टेबल बनाई थी, वादी प्रतिवादी, प्लेंटिव डिफेंडेंट। तो प्लेंटिव कौन है, इसमें कौन गया केस लेके,
धर्मदास घोष। सामने कौन आएगा? केदारनाथ, जो उसका विधि कभी करता था। अब परीक्षण न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उन्होंने ये निर्णय दिया, वादी के पक्ष में निर्णय दिया और ये कहा कि इस सौदे में किसी भी तरह की कोई असत्य बात नहीं थी, ये सब जानते बूझते किया गया था और वादी के पक्ष में ये फैसला दिया जाता है और प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वो उसके रुपयों से लौटाए, क्योंकि ये संविदा शून्य है, क्योंकि ये अव्यवस्था के साथ की गई है। जवाब में डिफेंस ने क्या अपना बचाव रखा था? वहां पे उसने ये बचाव रखा कि मेरे द्वारा किया गया कार्य पूरा ईमानदारी से किया गया था, मैंने इनके ज्योतिषी से इसकी सत्यता का, इसकी व्यस्तता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था और साथ ही उसका मेन डिफेंस ये था कि अव्यवस्था के साथ की गई संविदा शून्य नहीं होती, शून्य करनी होती है और यदि ये शून्य करनी है तो सेक्शन 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग मुझे जो भी हानि हुई है वो इससे दिलाई जाए। सीधी सी उसकी ये बात थी, लेकिन कोर्ट ने उसको मना कर दिया। अपील में हाईकोर्ट अपील गई कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाईकोर्ट। अपीलार्थी प्रतिप्रार्थी, अपीलांट रेस्पोंडेंट, तो अपीलांट फिर वही बना ब्रह्मदत्त और रेस्पोंडेंट धर्मदास घोष। वहां पर भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी उसकी अपील खारिज हो गई तथा कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को अप्रूव किया और ये माना कि इस सौदे में किसी भी तरह की कोई गलत नहीं था, ये सब जानते बूझते असत्य रूप से किया गया। फिर जब मेन ट्विस्ट कब आता है? जब प्रीवी काउंसिल में फाइल जाती है। प्रीवी काउंसिल में हम क्या पढ़ रहे हैं? मोहरी बीवी। तो ये मोहरी बीवी का नाम कहां से आया? जब केदारनाथ था, धर्मदत्त था, धर्मदास घोष था, केदारनाथ था, तो ये मोहरी बीवी कौन? तो ये मोहरी बीवी है साहूकार की पत्नी, केदारनाथ की पत्नी, जो कि उस समय तक प्रीवी काउंसिल तक उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उसके एलार्स के रूप में, उसके वारिस के रूप में मोहरी बीवी आई थी। इसलिए इस केस का नाम क्या रहा? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, आखिरी कोर्ट जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट है, उस कोर्ट में किस नाम से केस चला वो नाम यहाँ पर आएगा। चाहे पिछले दूसरी कोर्ट में, दोनों कोर्ट में कुछ भी नाम से हो, लेकिन यहाँ मोहरी बीबी के नाम से, क्योंकि मोहरी बीबी एलार्स के रूप में रिकॉर्ड पे आई थी, वारिस के रूप में रिकॉर्ड पे आई थी। तो केस किस नाम से है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। अब प्रीवी काउंसिल के समक्ष विचारणीय प्रश्न क्या आए थे? नंबर 1 कि क्या अव्यवस्था के साथ की गई संविदा शून्य है या शून्य करनी। नंबर 2 धारा 115 साक्ष्य विधि की 115 विबंधन स्टॉपेज क्या ऐसे मामलों में भी लागू होगा जब सामने वाला व्यक्ति जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। नंबर 3 क्या संविदा अधिनियम की धारा 64-65 सक्षम पक्षकारों के मध्य लागू होती है कि नहीं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन इनके सामने राइज हुए थे जिस पर प्रीवी काउंसिल को अपना डिसीजन देना था। प्रीवी काउंसिल ने 64-65 के बारे में ये बोला कि 64-65 सेक्शन योग्य पक्षकारों, सक्षम पक्षकारों के मध्य लागू होती है। अब जब इस केस में सक्षम पक्षकार है वो तो अवयस्क है और अवयस्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसे संविदा करने के लिए सक्षम नहीं माना जा सकता। तो जब संविदा करने के लिए वो सक्षम ही नहीं है तो वो फिर संविदा क्यों करेगा? चाहे उसने की हो, लेकिन वो अपनी बात से पलट नहीं सकता है। तो पहला पार्ट जो 64-65 के बारे में था उसमें उन्होंने स्पष्ट फाइंडिंग दी कि ये किसी भी तरह की कोई संविदा नहीं हुई थी। नंबर 2 विबंधन के बारे में, 115 के बारे में, तो कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि धारा 115 उस समय लागू होती है जब कोई व्यक्ति विश्वास में किसी पर विश्वास करता है, उसके कथन पर विश्वास करता है। इस केस में क्या है? आप जानते थे कि ये असत्य है, आप जानते थे कि 20,000 रुपए के लिए मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हथिया लूंगा, आपको सब चीजों की कथन की, विश्वास की जानकारी थी। तो जानकारी में होते हुए यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो वो विबंधन के लिए लागू नहीं होगा। विबंधन सिर्फ उसी कंडीशन में लागू होगा जब आप उस पर आंख मीच के विश्वास कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं थी। फिर इन्हें एक पॉइंट ये लिया कि न्याय चाहने वाले को न्याय देना आवश्यक है। तो कोर्ट ने इस बारे में बोला कि आप पहले खुद स्वच्छ हाथों से कोर्ट में नहीं आए, आपका खुद का मेलाफाइड इंटेंशन है, आपका दुर्भावनापूर्वक आशय था, आप उसकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए 20,000 रुपए में पूरी प्रॉपर्टी हथिया रहे थे। तो जब आप खुद ही बोनाफाइड नहीं हो तो आप न्यायालय से कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वह आपको रेमेडी देगा, उपचार देगा।
साथ ही सबसे लास्ट पॉइंट कि आव्यस्क के द्वारा की गई संविदा शून्य है या शून्य करनी, तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस केस में ये फाइंडिंग दी कि इस केस के बाद आने वाले जितने भी केसेस आएंगे अव्यस्क से रिलेटेड, माइनर से रिलेटेड, उसमें यह बात स्पष्ट रहेगी कि अव्यस्क के साथ की गई संविदा अब शून्य ही मानी जाएगी, किसी भी एंगल से शून्य करनी नहीं होगी। और शून्य है, वाइड है, तो जो भी पक्ष इसका हानि की पूर्ति करेगा जिसको लाभ प्राप्त किया है। अब हम आते हैं विधि में प्रतिपाद्य सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन। तो सबसे नंबर 1 नया प्रिंसिपल जो लेट डाउन हुआ इस केस में कि माइनर्स के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, शून्य। नंबर 2 विबंधन उस स्थिति में लागू होगा जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर विश्वास की स्थिति में रहता है, ना कि असत्य कथन पर। नंबर 3 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 1872 की सेक्शन 64-65 सक्षम पक्षकार केपेबल पार्टीज पर लागू होती है, असक्षम पक्षकारों पर लागू नहीं होती है। तो ऐसे करके ये पूरा सिंपल सा अपना केस था, इंपॉर्टेंट केस था एग्जाम व्यू के हिसाब से, प्लस आपके सीजे और एडीपीओ में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अव्यस्क के साथ की गई संविदा शून्य होती है, कौन से वाद में निर्णित किया गया था। तो ये वाला वाद आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए। मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष एकमात्र केस है जिसके बाद से सब कुछ कंफ्यूजन दूर हो गया और अब माइनर्स के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, शून्य होता है। तो ये सिंपल सा केस, कल हमने पढ़ा कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, आज हमने पढ़ा मोरी बीबी। 2 केस बहुत ही ईजी है, दोनों यदि आप आपके स्तर से रेडी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आपको एग्जाम व्यू के हिसाब से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में कि आप उसको अच्छे से अपने पेपर पर नोट कर लें, सिंपल लैंग्वेज में अपने नोट्स तैयार कर लें और इस केस को अच्छे से राइट अप कर लें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।